हाय बच्चों, आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छा ही चल रहा होगा। तो आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के लिए जिस चैप्टर को लेकर आए हैं वो चैप्टर बहुत इजी है और आप उसमें इजीली नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसमें कुछ चुनिंदा टॉपिक्स ही हैं जिस पर आपको ध्यान देना है और इन चुनिंदा टॉपिक्स को भी अगर करते हैं तो आप इस चैप्टर में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इस चैप्टर को आप ध्यान से करें ताकि आप इसमें फुल मार्क्स अपना स्कोर कर सके। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप लोग 10 से 15 दिन जमकर मेहनत करेंगे। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बहुत प्यारा था। तो जो बात बीत चुकी है उस पर बैठे रहने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो हमारे हाथ में, ठीक है, हम लोगों ने टाइम वेस्ट किया। जो हमारे हाथ में है बच्चों, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे हाथ में आज प्रेजेंट है और इस प्रेजेंट टाइम को अगर हम यूटिलाइज कर लेते हैं तब भी हम लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सॉरी, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसमें जो हमें पढ़ना है, सबसे पहले डी ब्रॉगली के बारे में पढ़ना है। डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। तो डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस में डी ब्रॉगली वेवलेंथ आता है जिसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा, दैट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल टू होता है h/mv। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ अ पार्टिकल इज इक्वल्स टू लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv, जहाँ पर लैम्डा हमारा क्या है? लैम्डा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है बच्चों। हमारा h क्या है? हमारा h है प्लैंक्स कांस्टेंट। h है प्लैंक्स कांस्टेंट। m क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल है, मास ऑफ द पार्टिकल है। और v है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, v है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो ये है फॉर्मूला डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने का एसोसिएटेड विथ एनी पार्टिकल। ठीक है, यहाँ आप एक चीज़ देख सकते हैं, इस रिलेशन के हिसाब से लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारा जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो किसी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जैसे कि क्रिकेट बॉल हो गया, तो क्रिकेट बॉल के लिए क्या हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ उसका कैलकुलेट कर पाएंगे, या डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमें क्रिकेट बॉल के लिए क्यों नहीं कैलकुलेट करते हैं? तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा कि लैम्डा जो है वो मास के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्रिकेट बॉल का मास जो है वो कुछ ग्राम्स में होंगे, जो कंपेयर टू द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ अ प्रोटॉन और मास ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, उसके कंपेयर में क्रिकेट बॉल का मास बहुत ज़्यादा है। मास जब बहुत ज़्यादा होता है तो वेवलेंथ इतना छोटा हो जाएगा कि वो नेग्लिजिबल हो जाता है। इसीलिए मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, सॉरी, वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है। अब एक चीज़ देखिए, इस फॉर्मूला को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। ये mv क्या है बच्चों? आप लोग जानते हैं कि मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम लोग लीनियर मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? लीनियर मोमेंटम। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को कहते हैं लीनियर मोमेंटम। तो इस फॉर्मूला को हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p, दैट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल टू h/p। ठीक है, क्लियर? अब इस फॉर्मूला को और कितना मॉडिफाई हम लोग कर सकते हैं? देखिए, हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल इज इक्वल टू हाफ mv² होता है। ठीक है, वेयर v इज द इंस्टैंटेनियस स्पीड ऑफ द पार्टिकल। अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय मास इज इक्वल्स टू, या इसको आप रूट के अंदर भी ले सकते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v आ जाएगा।
ठीक है, दिस इज v। तो हम लोग यहाँ पे लैम्डा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई रूट अंडर h बाई क्या था, m इंटू वी था ना, तो m और v की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, रूट अंडर ऑफ ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी बाई मास। तो इसको अगर हम m को रूट m से सॉल्व करेंगे तो एक रूट m और आ जाएगा। सो लैम्डा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं h डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 2 मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने का एक फॉर्मूला हो गया। और इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं कि मान लेते हैं कोई चार्ज पार्टिकल है Q, वो अभी रेस्ट में है, ठीक है, और इस चार्ज पार्टिकल को अगर V वोल्ट अप्लाई किया गया, V वोल्ट अगर अप्लाई किया जाता है, V इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, एक्सेलरेट करने के लिए पोटेंशियल दिया गया। सो दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं कि वर्क डन बाय पोटेंशियल V इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज होता है। तो वर्क डन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। तो वर्क डन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इंटू वी लिख सकते हैं, ठीक है। और जितना आप वर्क डन करेंगे उतना ही इसमें काइनेटिक एनर्जी आएगा। सो काइनेटिक एनर्जी की जगह पे आप हम लोग लिख सकते हैं Q इंटू वी। सो हमारा लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा h डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ 2mq इंटू वी। सो ये 4 फॉर्मूला आया आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने का। लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई रूट अंडर ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और लैम्डा इज इक्वल टू 2 मास इंटू चार्ज इंटू एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। अब जो क्वेश्चन दिया रहेगा बच्चों, उस क्वेश्चन से हमें समझना होगा कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का किस फैक्टर के साथ एसोसिएशन कहा जा रहा है, या किस फैक्टर के साथ लिंक दिया गया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर उसका लिंक पोटेंशियल के साथ दिया गया तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एनर्जी के साथ दिया गया है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, मास और वेलोसिटी का दिया गया तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसको अच्छे से नोट कर ले, आपको बस ये 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज याद रखने हैं, जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहेगा वो भी इससे हैंडल हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में कि किस किस का क्वेश्चन इसमें आता है। इसको नोट कर ले, फिर हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कि इन फॉर्मूलाज का कुछ फॉर्मूलाज का ग्राफ से भी क्वेश्चन रहता है, ग्राफ से भी कुछ कॉन्सेप्ट रहता है, उसको बताते हैं। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लें, ठीक है। अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक देखना है, जैसे कि हम लोगों को अगर ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहा जाए, हमारा पहला फॉर्मूला था लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई एम वी, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करते हैं मास और लैम्डा का, ठीक है, इधर हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो गया लैम्डा और इधर हो गया मास m। तो हमारा जो ग्राफ का नेचर होगा वो ऐसा होगा, बिकॉज वेवलेंथ जो है वो मास के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जो हमारा दूसरा रिलेशन था लैम्डा इज इक्वल टू h बाई रूट अंडर, एक और रिलेशन था 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और मास के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ का नेचर जो होगा वो ऐसा ही होगा। इसमें से ग्राफ इंपॉर्टेंट है, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 2mq v। यहाँ पे एक ग्राफ इंपॉर्टेंट आता है और इसमें क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, किसके किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, यहाँ पर अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं लैम्डा और रूट v के बीच में, तो लैम्डा और रूट v के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो हम लोग देखेंगे कि लैम्डा और रूट v जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ ग्राफ प्लॉट किया जाए लैम्डा और 1 बाय रूट v के बीच में, 1 बाई रूट v के बीच में अगर प्लॉट किया जाए तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा, बिकॉज लैम्डा जो है वो v के साथ तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन 1 बाय रूट v के साथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये ध्यान में आपको रखना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस ग्राफ में से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए आपको ग्राफ दे दिया गया, इधर है लैम्डा और इधर है
1/√v, ठीक है। और ग्राफ दिया गया है दो अलग अलग पार्टिकल का, A और B, ठीक है। अब आपको बोला जा रहा है कि दो अलग अलग पार्टिकल है A और B, दोनों का चार्ज सेम है, मतलब Q जो है वो सेम है, चार्ज जो है वो सेम है। हमें बताना है किसका मास ज़्यादा है। तो ये कैसे बताएंगे? तो देखिए, लैम्डा और 1/√v का अगर ग्राफ है, लैम्डा और 1/√v का अगर ग्राफ है, तो लैम्डा और 1/√v के ग्राफ का जो स्लोप होगा दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट इज, अगर हम लोग √v के यहाँ ले जाते हैं तो लैम्डा चार्ज क्योंकि कांस्टेंट है, चार्ज तो दोनों का सेम है, चार्ज सेम है, सो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है मास का। आप देखिए यहाँ पे, आप √v को यहाँ ले जाइए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू √v बचेगा क्या? h/2mq, q तो सेम है तो q को हटा दीजिए, 2 भी कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, सो लैम्डा इंटू √v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m। तो आप लैम्डा इंटू √v को लैम्डा बाई 1/√v भी लिख सकते हैं। इसका मतलब लैम्डा डिवाइडेड बाई 1/√v का जो रेशियो आएगा वो इस ग्राफ का स्लोप बताएगा, बिकॉज लैम्डा जो है वो y एक्सिस में प्लॉट किया गया है, 1/√v x एक्सिस में प्लॉट किया गया है। तो लैम्डा डिवाइडेड बाई 1/√v करेंगे तो इस ग्राफ का स्लोप बताएगा, और स्लोप जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m आ रहा है। जिस तरह से आप देख सकते हैं, इसका स्लोप ज़्यादा आएगा, इसका स्लोप कम आएगा, जिसका स्लोप कम आएगा उसका मास ज़्यादा होगा, मतलब B का मास ज़्यादा होगा। क्लियर? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे, दिस कैन बी एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया कि एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। बोथ हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है, बोथ हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। विच पार्टिकल विल हैव ग्रेटर डी ब्रॉगली वेवलेंथ? यह है क्वेश्चन। विच पार्टिकल विल हैव ग्रेटर डी ब्रॉगली वेवलेंथ? किसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ ग्रेटर है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है, किसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ ग्रेटर है? तो काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी और डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो कनेक्ट होता है वो किस रिलेशनशिप से कनेक्ट होता है? h डिवाइडेड बाई √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, इस रिलेशनशिप से ये कनेक्ट होता है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी सेम है, सिंस काइनेटिक एनर्जी इज सेम, हेंस, और काइनेटिक एनर्जी सेम है, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। लैम्डा जो है वो मास के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए, जो प्रोटॉन होता है इसको हम लोग प्रोटॉन H11, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसमें एक पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसको हम लोग प्रोटॉन बोलेंगे। तो इसका मास हम लोग 1 मान सकते हैं क्योंकि इसका मास नंबर 1 है। और हीलियम He42, इसमें से 2 प्रोटॉन निकल जाएगा तो 2 प्लस आ जाएगा तो ये अल्फा पार्टिकल हो जाएगा, इसका मास हम लोग 4 मान सकते हैं। मतलब अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो 4 टाइम्स है एक प्रोटॉन के मास का। तो अल्फा पार्टिकल का मास ज़्यादा है तो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम होगा, प्रोटॉन का मास कम है इसलिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज़्यादा होगा। तो यहाँ लिख देंगे सिंस देयरफॉर मास ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, हेंस लैम्डा ऑफ प्रोटॉन विल बी ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं,
इस टाइप क्वेश्चन आते हैं तो आप सिंपल फार्मूला यूज़ करके ही उसको एक्सप्लेन करेंगे, ज़्यादा वर्ड्स में लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। फिजिक्स का एक चीज़ याद रखिए, जितना आप मैथमेटिकल टर्म में चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे उतना आपको अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। टाइम भी उसमें बहुत सेव होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन में नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस इफेक्ट के बारे में बताया, इस इफेक्ट को उन्होंने डिस्कवर किया, खोजा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सिंपल मान लीजिए हमारे पास एक प्लेट है, ठीक है, एक प्लेट है और ये प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहां पर एक और प्लेट है जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। यहां पर एक रियोस्टैट है, यहां पर एक रियोस्टैट है जिसको हम लोग कम बेसी करके करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक इस तरह का चैम्बर है, ठीक है। और यहाँ से लाइट एंटर कर सकता है, फोटॉन्स एंटर कर सकता है, यहाँ से फोटॉन्स आ रहा है, ठीक है, फोटॉन्स। ये फोटॉन्स जब इस पे इंसिडेंट होते हैं तो इस प्लेट क्योंकि नेगेटिव है, इसको हम लोग एमीटर बोलते हैं। ये एमीटर वाला प्लेट क्या एमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा। क्या एमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। और ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव प्लेट जिसको हम लोग कलेक्टर प्लेट कहते हैं उसके तरफ अट्रैक्ट होता है। अब इस कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल अगर इतना सफिशिएंट है तो वो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास टान लेगा, अपने पास खींच लेगा, अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो पाथ है वो कंप्लीट हो जाएगा और ये सर्किट भी कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग एक माइक्रो एमीटर लगा कर रखते हैं तो ये माइक्रो एमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा, मतलब यहाँ से एक करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा, यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा उस करंट को हम लोग बोल सकते हैं फोटो करंट, उस करंट को बोल सकते हैं फोटो करंट। तो ये है एक जस्ट ओवरव्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला पार्ट से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो है ग्राफ से ही रिलेटेड रहेंगे, और एक है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो फोटो पहला ग्राफ जो है, यहाँ पे एक चीज़ आप याद, यहाँ पे एक पॉइंट, 2 पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ, इसको अगर आप याद रखते हैं तो ग्राफ्स को बनाने में भी आपको बहुत आसान होगा। देखिए अगर आप लाइट या फोटोन्स की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, फोटोन्स इंटेंसिटी, अगर क्वेश्चन में रहता है कि हम लोग इंटेंसिटी ऑफ लाइट या फोटोन की इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, तो फोटोन की इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है कि नंबर ऑफ फोटोन्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ फोटोन्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ये समझ में आया? अगर आप फोटोन की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो फोटोन्स का नंबर बढ़ रहा है, पहला। दूसरा बात आपको ये ध्यान में रखना है, वन फोटोन, एक फोटोन इज रेस्पॉन्सिबल, एक फोटोन जिम्मेवार है, रेस्पॉन्सिबल है, वन फोटोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एमिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ओनली, वन इलेक्ट्रॉन ओनली, एक फोटोन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए ही रेस्पॉन्सिबल है। वन फोटोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एमिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ओनली, एक फोटोन आएगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एक और चीज यहां पे जरूरी है कि अगर हम लोग अगर हम लोग इफ वी इंक्रीज, अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं, क्या इंक्रीज करते हैं,
if we increase frequency, if we increase frequency of इंसिडेंट फोटोन के फ्रीक्वेंसी को अगर इंक्रीज करते हैं, इफ वी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, देन क्या होगा, देन इलेक्ट्रॉन्स emitted with greater kinetic energy, emitted with greater kinetic energy, greater kinetic energy के साथ वो emit करेगा. If we increase frequency of incident photon, then electrons emitted with greater kinetic energy, ज़्यादा kinetic energy लेके निकलेगा. तो ये 3 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है जब हम लोग ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो चलिए अब ग्राफ्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. पहला जो ग्राफ है, पहला जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे या प्लॉट करेंगे, वो ग्राफ होगा इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स, इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स या इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो भी है, और फोटो करंट के बीच में, फोटो करंट, ठीक है, इनके बीच में ये ग्राफ प्लॉट होगा. करेक्ट. अब यहां देखिए, अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो ज़्यादा फोटोन आएगा, ज़्यादा फोटोन आएगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ज़्यादा 10 फोटोन आएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन निकालेगा. ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और हम लोग मान ले रहे हैं कि प्लेट का जो पोलैरिटी है, जो पॉजिटिव पोलैरिटी है इसका, उतना सफिशियंट है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास वो अट्रैक्ट कर ले रहा है. इसका मतलब ज़्यादा करंट, ज़्यादा फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, ज़्यादा इंटेंसिटी मतलब ज़्यादा फोटोन, ज़्यादा फोटोन मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है, मतलब ज़्यादा करंट, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जा रहा है. हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं. इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ने से फोटो करंट बढ़ेगा. क्यों बढ़ेगा, फिर से समझ लीजिए. इंटेंसिटी बढ़ रहा है मतलब ज़्यादा फोटोन, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, 10 फोटोन 10 इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ रहा है तो फोटो करंट भी बढ़ रहा है, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ने से ज़्यादा फोटोन्स इमिट हो रहे हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं, ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं. ज़्यादा इंटेंसिटी मतलब ज़्यादा फोटोन, ज़्यादा फोटोन मतलब ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं. ठीक है. अब दूसरा प्लॉट हम लोग देखते हैं. दूसरा जो प्लॉट है ये हम लोग बनाएंगे किसके बीच में, ये हम लोग बनाएंगे कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल और फोटो करंट के बीच में, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल और फोटो करंट के बीच में हम लोग इसको प्लॉट करेंगे. ठीक है. देखिए अब कलेक्टर प्लेट का जो पोटेंशियल है, जो पॉजिटिव पोटेंशियल है, इस पॉजिटिव पोटेंशियल को हम लोग धीरे धीरे डिक्रीज कर रहे हैं मान लेते हैं. तो पॉजिटिव पोटेंशियल को जब डिक्रीज करेंगे तो कम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँचेगा. पहले मान लेते 100 इलेक्ट्रॉन्स पहुँच रहा था, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल को डिक्रीज किया तो 100 की जगह 90 पहुँच रहा है, और डिक्रीज किया तो 80 पहुँच रहा है. इसको जितना इंक्रीज करेंगे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुँचेगा, ज़्यादा फोटो करंट फ्लो होगा, बट इसको डिक्रीज करेंगे तो कम पहुँचेगा. तो एक ऐसा वैल्यू होगा इसका कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल का जो कि नेगेटिव वैल्यू होगा, जो कि नेगेटिव वैल्यू होगा, जिस वैल्यू पर एक भी इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंच पाएगा, उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल. सारे इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप कर दिया, सो इट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल. वो नेगेटिव वैल्यू होगा कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल का जब फोटो करंट जीरो हो जाएगा, यहां कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा. अब मान लेते हैं जीरो पर आ गए, मतलब फोटो करंट जीरो हो गया. अब धीरे धीरे इसको और धीरे धीरे पॉजिटिव करते जा रहे हैं. जैसे ही थोड़ा सा पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं तो कुछ एक आध इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो कुछ करंट बढ़ा, एक आध इलेक्ट्रॉन और पहुंचा तो कुछ करंट बढ़ा. करंट बढ़ते बढ़ते एक जगह जाके वो सैचुरेट कर जाएगा. क्यों सैचुरेट कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम उतना ही इलेक्ट्रॉन्स पहुँच सकता है जितना यहाँ से एमिट हुआ है. ठीक है. आप इसको कितना भी मान लेते हैं, यहाँ से अगर 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकला है तो इसको आप कितना भी पॉजिटिव कर दीजिए, 101 फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होगा ना, क्योंकि 100 ही रहेगा. तो करंट कॉरस्पॉन्डिंग टू 100 इलेक्ट्रॉन्स ही सिर्फ हमको मिलेगा मैक्सिमम. तो दिस इज द सैचुरेटेड करंट, इसको हम लोग
सैचुरेटेड करंट बोलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आप लाइट के इंटेंसिटी को और बढ़ा दिए, ठीक है, लाइट के इंटेंसिटी को और बढ़ा दिए तो क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही से शुरू होगा, बट अभी जो आपको सैचुरेटेड वैल्यू मिलेगा वो ज़्यादा पे जाके मिलेगा, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ गया है तो 100 की जगह पे अभी 200 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा होगा। ठीक है, तो वो 200 का 200 यहाँ पहुँच जाएगा मैक्सिमम कंडीशन पर, तब वो सैचुरेट कर जाएगा। तो जैसे मान ली यहाँ पर आपको दे देगा, बोलेगा इंटेंसिटी I1 है, ये इंटेंसिटी I2 है, कौन सा इंटेंसिटी बड़ा है, जितना ज़्यादा इंटेंसिटी उतना ज़्यादा वैल्यू ऑफ सैचुरेटेड करंट होगा। ठीक है, एक और चीज़ है, मान लेते हैं कि इसी ग्राफ में, इसी प्लॉट में हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, इंटेंसिटी को सेम रखते हैं, तब क्या होगा, तब क्या आएगा। तो अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं और इंटेंसिटी को सेम रखते हैं, ये कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल हो गया, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, ठीक है, और इधर फोटो करंट ही है, वाई में हमारा फोटो करंट ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इंटेंसिटी की जगह पे क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं। तो पहले मान लेते हैं फर्स्ट एक फ्रीक्वेंसी पे हमारा प्लॉट ऐसा आया, ठीक है, दूसरा फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, ये मान लेते हैं हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल V01 है और ये फ्रीक्वेंसी था हमारा, मान लेते हैं μ1। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे तो निकलेगे उतना ही इलेक्ट्रॉन्स, मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, 100 ही निकलेगा, लेकिन 100 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लेके निकलेगा। तो 100 इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी लेके निकलेगा तो उसको रोकने के लिए हमको इसको और नेगेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी ही तो इक्वल टू E इंटू V0 होना चाहिए ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मतलब ज़्यादा हमको पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, और स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव होता है, तो काइनेटिक एनर्जी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल को नेगेटिव होना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा V01। जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना नेगेटिव होते चला जाएगा, सॉरी V02। और क्योंकि इंटेंसिटी सेम है तो ये जाके एक ही जगह पे सैचुरेट करेगा, बट फ्रीक्वेंसी इसका μ2 होगा। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा ग्राफ और लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल और नेगेटिव होते चला जाएगा। मान लेते हैं और हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V03 यहाँ आ जाएगा, लेकिन सैचुरेट भी एक ही जगह जाकर करेगा, ये μ3 पर होगा। जितना ज़्यादा हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना नेगेटिव होते चला जाएगा, बट सैचुरेटेड वैल्यू एक ही जगह पर रहेगा। क्लियर, समझ में आ गई ये बात? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है। ठीक है, चलिए तब हम लोग बात करेंगे आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये कोई सरफेस, मेटल का सरफेस है, ठीक है, मेटल का सरफेस है। अब इस मेटल के सरफेस में अगर फोटोन्स गिरता है, फोटोन्स इंसिडेंट करता है कुछ एनर्जी लेके, मान लेते एनर्जी है इसको फाई हम लोग बोलते हैं, दैट इज hν, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? नहीं, हर एक मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज, क्या बोलते हैं उसको, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन बोलते हैं। मिनिमम कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन के इमिशन के लिए। ठीक है, तो मेटल का सरफेस हो गया, तो मान लेते हैं कि इसको मिनिमम एनर्जी चाहिए फाई नॉट, दिस इज वर्क फंक्शन, ये वर्क फंक्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अगर मिनिमम एनर्जी इसको मिल गया है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो इसके पास क्या एनर्जी रहेगा, इसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रहेगा इलेक्ट्रॉन्स के पास। ठीक है, तो आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहता है कि फाई, दैट इज द एनर्जी इंसिडेंट, इज इक्वल टू फाई नॉट, दैट इज द वर्क फंक्शन, प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, फाई को लिख सकते हैं hν, इसको लिख सकते हैं hν0
प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। ठीक है, ये जो म्यू नॉट है इसे बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेगा, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसे हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, E इंटू वी नॉट के इक्वल होता है, जहां पर वी नॉट क्या है, वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, या वी भी लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को जब स्टॉपिंग पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज जब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को रोकता है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है उसको वो मूव करने के लिए इतना एनर्जी लगा रहा है, कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल उतना ही वर्क डन कर रहा है उसको रोकने के लिए। जब दोनों इक्वल हो जाता है तभी इलेक्ट्रॉन्स रुक जाते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू ई इंटू वी नॉट होता है। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करें तो एच म्यू इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, एच म्यू नॉट प्लस ई इंटू वी नॉट। अब इसको इधर ले आएंगे अगर, तो एच म्यू, एच बाई ई म्यू माइनस एच बाई ई म्यू नॉट इज इक्वल टू वी नॉट। ये है रिलेशन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे दो क्वांटिटीज के बीच में हम लोग ग्राफ प्लॉट करें, दैट इज किस किस क्वांटिटी के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ विल बी प्लॉटेड बिटवीन म्यू दैट इज फ्रीक्वेंसी, म्यू दैट इज फ्रीक्वेंसी, और वी नॉट दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। म्यू फ्रीक्वेंसी हो गया लाइट फोटोन्स का, और वी नॉट क्या हो गया, वी नॉट हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं लीनियर इक्वेशन है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे, आप म्यू को जीरो ले लीजिए। जब म्यू को आप जीरो ले रहे हैं तो वी नॉट कितना आ रहा है, माइनस एच बाई ई, मतलब एक्स को जीरो ले रहे हैं तो वाई नेगेटिव आ रहा है, मतलब यहां आ जाएगा माइनस एच बाई ई म्यू नॉट। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग वी नॉट को जीरो लेते हैं, मतलब वाई को जीरो लेते हैं, तो वाई को जब जीरो लेंगे तो दिस माइनस दिस जीरो, तो एच बाई कैंसिल, म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट आ जाएगा। मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट होगा जहां पर हमारा एक्स वाई जीरो है तो एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, म्यू नॉट आ रहा है, मतलब म्यू का वैल्यू म्यू नॉट आ जा रहा है। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो तो स्ट्रेट लाइन बनेगा और उसका नेचर कुछ ऐसा होगा। ठीक है, दिस विल बी द नेचर ऑफ द ग्राफ। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का अगर ग्राफ है तो वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जहाँ कट करेगा, फ्रीक्वेंसी एक्सिस को जहाँ कट करेगा, उस सब्सटेंस का, उस मेटल का वही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा, और नीचे में जो y इंटरसेप्ट होगा वो h बाई ई म्यू नॉट होगा। और हम लोग जानते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन में अगर ये हमारा y है और ये हमारा x है तो x के साथ जो मल्टीप्लाइड कोफिशिएंट रहता है वही हमारा स्लोप होता है। तो इसका स्लोप हो जाएगा h बाई ई। स्लोप कितना हो जाएगा, h बाई ई, स्लोप हो जाएगा h बाई ई। तो इसका स्लोप भी कांस्टेंट आएगा क्योंकि यहाँ पर h भी कांस्टेंट है और e भी कांस्टेंट है। तो ये था हमारा डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन के बारे में वो टॉपिक्स जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। कोई छोटा मोटा टॉपिक्स अगर इधर छूटा होगा तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, इन टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन इसी में से आएंगे। तो ये जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया, इन कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को आप वीडियो के माध्यम से देख लें, अच्छे से समझ लें। कहीं कोई डाउट आता है तो आप ज़रूर पूछ लें। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है बिल्कुल अच्छे तरह से होता रहे। और आपने पहले जैसे मैंने कहा था, आप हमारे साथ धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो आप फिजिक्स जब तक बोर्ड का एग्जाम आएगा तब तक आप काफ़ी चीज़ पढ़ लिए होंगे और आप इतने कॉन्फिडेंट हो गए होंगे कि पासिंग मार्क्स तो आप इजीली स्कोर कर देंगे, उससे बेटर भी स्कोर कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने पूछा कि सर अगर हम लोग इस वीडियोस को देखेंगे तो क्या 40 आएगा? नहीं बच्चों, अगर आप ऑनेस्टली हमारे साथ काम करेंगे जो भी दिन बचे हुए उसमें, तो आराम से 65-70 भी स्कोर कर सकते हैं। बस आपको ऑनेस्टली काम करना है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड अप करते हैं। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल बटन को भी दबा दें और चैनल को लाइक करें और शेयर भी करें और लोगों को बताएं कि हम लोग किस तरह के कॉन्सेप्ट को लेकर यहाँ आते हैं। हमारा जो भी प्रयास है एवरेज बच्चों के लिए है, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं या जो बच्चे पढ़ने से उतने ज़्यादा अटैच नहीं रहते एग्ज़ाम के समय, वो बहुत ज़्यादा फिर क्यूरियस हो जाते हैं कि पास कैसे करेंगे और कैसे पढ़ाई करेंगे। तो उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, उतनी चीज़ों को ही बता रहे हैं जितना कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज़रूरी है।
चलिए, थैंक्स ऑल ऑफ यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ। बाय, टेक केयर और अच्छे से पढ़ते रहिए। और उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि आप लोग सब लोग हम लोग मिलकर अच्छा रिजल्ट करेंगे। बाय।